देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि साम, दाम, भेद और दंड इनके आगे की नीतियां क्या होती हैं। यानी अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके सामने ये चारों नीतियां काम नहीं करें तो फिर क्या करना चाहिए। अब सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यानी अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर कितनी नीतियां होती हैं। और देखिए, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए 7 प्रकार की नीतियां बताई गई हैं, जिनका इस्तेमाल अपनी शक्ति के अनुसार इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अवसर की अनुकूलता को देखते हुए एक एक कर कर करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि शत्रु से किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा कभी भी नहीं रह जाता। ये 7 नीतियां जो होती हैं इन्हें सप्त नीति कहा जाता है, जो हैं साम, दाम, भेद, दंड, माया, उपेक्षा और वध। अब चलिए एक एक कर कर इन सभी नीतियों को समझ भी लेते हैं। सबसे पहली होती है साम नीति, और इसमें असल में यह किया जाता है कि सामने वाले से यह कहा जाता है कि मैं ये हूं, मैं ये चाहता हूं और आप भाई साहब ऐसा कर दीजिए। दूसरी होती है दाम नीति, और इसमें असल में यह किया जाता है कि सामने वाले से यह कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये चाहता हूं, आप भाई साहब ये कर दीजिए और बदले में मैं आपको ये दे दूंगा। तीसरी होती है भेद नीति, और इसमें असल में यह किया जाता है कि अपने दुश्मन की या अपने कॉम्पिटिटर की सबसे बड़ी कमजोरी जो है उसको मालूम किया जाता है और उस पर बार बार टारगेट किया जाता है। चौथी होती है दंड नीति, और इसका इस्तेमाल केवल और केवल तब किया जाता है जबकि हमारी जीत पूरी तरह से और हर तरह से पक्की होती है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप जरा सी एक दो चीजें और भी समझ लीजिए। देखिए, एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि किसी भी काम को करने से पहले वो अपना दिमाग पहले ही लगा लेता है, और दिमाग पहले ही लगा लेने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि दिमाग जो है ये बाद में नहीं लगाना पड़ता। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि ज्यादातर आपकी जिंदगी में आपका ऐसे लोगों से ही सामना होगा जिनके सामने आप साम, दाम और भेद तो लगा पाएंगे पर दंड नहीं लगा पाएंगे। इसकी कुल मिलाकर 2 वजह ही होती हैं, जिसमें से पहली वजह यह होती है कि सामने वाला जो है आपकी पहुंच से बाहर होता है, और दूसरी वजह यह होती है कि सामने वाला जो होता है आपकी औकात से बाहर होता है। दोनों को समझिए। मान लेते हैं मैं किसी इलेक्शन में खड़ा हुआ और मैं आपके पास आया। सबसे पहली चीज होती है साम, भाई साहब आप मुझे वोट दीजिए। दूसरी चीज होती है दाम, भाई साहब मैं 1 2 3 4 5 ये 5 काम करवा दूंगा, आप मुझे ही वोट दीजिए। तीसरी चीज होती है भेद, भाई साहब 1 2 3 4 5 ये 5 बुराइयां हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स में हैं और मुझ में नहीं है, आप भाई साहब मुझे ही वोट देना। अब अगर ज्यादातर लोग मुझे वोट नहीं दें और मैं इलेक्शन हार जाऊं तो ये लोग जो हैं ये असल में वो लोग हैं जो मेरी पहुंच के ही बाहर हैं, यानी इन लोगों के साथ दंड नीति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आ जाइए औकात वाली बात पर। इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है, इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं इंटरव्यू देने गया हूं और मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए मेरे इंग्लिश के सर भी आ गए। देखिए, मैं चाहे 10 सिर का हो जाऊं और बाकी की पूरी जिंदगी केवल इंग्लिश ही पढ़ता रहूं तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। देखिए, जब भी इस तरह की कंडीशन होती है कि आप अपने दुश्मन पर या अपने कॉम्पिटिटर पर दंड नीति नहीं लगा पाते, तो फिर 5वीं नीति लगाई जाती है जो है माया नीति। और माया नीति जो होती है इसमें असल में यह किया जाता है कि इस बात को सिद्ध किया जाता है कि हम अपने दुश्मन से या कि फिर अपने कॉम्पिटिटर से बहुत 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 ही ज्यादा आगे हैं। इसके बाद छठी नीति लगाई जाती है जो होती है उपेक्षा नीति, और इसमें असल में यह किया जाता है कि इस बात को सिद्ध किया जाता है कि हमारा दुश्मन जो है और हमारा कॉम्पिटिटर जो है हमसे बहुत 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 ही ज्यादा कम है। और 7वीं और आखिरी नीति जो होती है
ये होती है वध नीति। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें असल में ये किया जाता है कि अपने दुश्मन को या कि फिर अपने कॉम्पिटिटर को एकदम सिरे से ही ख़त्म कर देते हैं। अब चलिए इन सभी चीज़ों को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको इन सभी चीज़ों की एप्लीकेशन बताऊंगा। सबसे पहले साम, 1 GB डेटा 250 रुपया। दूसरी है दाम, सभी लोग 300 रुपये में दे रहे हैं, हम 250 रुपये में दे रहे हैं। 3 महीने का करवाओ, 1 GB के साथ 1 GB फ्री। तीसरी है भेद, हमारा नेटवर्क कवरेज बहुत अच्छा है और हमारे नेट की स्पीड भी बहुत अच्छी है, दूसरों की नहीं है। चौथी है दंड, और क्योंकि ना तो कस्टमर को दंड दिया जा सकता है ना ही दूसरी कंपनियों को दंड दिया जा सकता है, इसीलिए 5वीं नीति आ जाएगी जो है माया। अब देखिए माया जाल। अरे क्या 1 GB 2 GB 4 GB में रो रहा है, ये ले अनलिमिटेड। छठी है उपेक्षा। भाई साहब, अगर ऐसा ऑफर कोई दूसरा दे रहा हो या दे सकता हो तो आप बिल्कुल उससे ले लो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारा ले लो। आखिरी चीज होती है वध, और जब तक कॉम्पिटिटर्स को यह बात समझ में आई कि इस काम को असल में करना कैसे है, तब तक तो उनका कंज्यूमर बेस ही पिट चुका था। या तो उन कंपनियों को बंद होना पड़ा या कि फिर मर्ज करना पड़ा। अब आ जाइए एप्लीकेशन पर, और इसको समझाने के लिए मैं वही एग्जाम्पल यूज करूंगा जो कि मैंने वीडियो के बीच में दिया था। इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है, इंटरव्यू चल रहा है, मैं वहां पर इंटरव्यू देने गया हूं और मेरे सर साहब जो हैं वो भी वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। अब आ जाइए इंटरव्यू पर, और देखिए इंटरव्यू जो होता है ये असल में इसलिए होता है ताकि आप इंटरव्यूअर को ये बात समझा सको कि आपको ही नौकरी पर क्यों रखा जाना चाहिए, और आप जो हो बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे बेहतर कैसे हो। अब आप ये देखिए कि योग्यता दिखाने वाले जितने भी सवाल किसी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो सभी सवाल इन सप्त नीतियों में कैसे कवर होते हैं। सबसे पहले साम, देखिए साहब, नेट और PhD जितने कैंडिडेट्स भी आए हुए हैं सभी की कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो है ही है, और इसी से जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी समान रूप से क्वालिफाइड हैं। दूसरी नीति होती है दाम। देखिए साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस वाकई में बहुत ही ज़्यादा है, पर फिर जिस हिसाब से उनकी नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस होता है उसी हिसाब से उनके सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को नौकरी पर रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इस तरह के लोगों के पास ऑफर्स की कोई कमी नहीं होती, और ये लोग भी जो होते हैं 1-2 जगह नहीं 100-50 जगहों पर अप्लाई करे हुए होते हैं, और जैसे ही इनको कहीं से बेहतर ऑफर मिलता है वैसे ही ये लोग नोटिस पीरियड सर्व करते हैं और चले जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान इंस्टीट्यूशन को होता है। इंटरव्यूअर जो है वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए हम केवल इस बात को क्लिक कर रहे हैं कि वो जो कैंडिडेट है उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। तीसरी नीति होती है भेद, और इसमें हम अपने कॉम्पिटिटर्स की कमजोरियों को समझेंगे और उस पर बार बार टारगेट करेंगे। और यहाँ पर आकर आप इस चीज़ को सीखिए कि अपने कॉम्पिटिटर की कमजोरियां बिना बताए कैसे बताई जाती हैं। देखिए साहब, जैसा कि आप मेरे रेज्यूमे में देख ही सकते हैं कि मुझे केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सेल्स और मार्केटिंग में एज अ मैनेजर काम किया हुआ है, और एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और एज अ कॉरपोरेट ट्रेनर MNCs में काम किया हुआ है। और इसी से मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है और उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, और उसी के हिसाब से मैं आपके बच्चों को ट्रेन कर सकता हूं, जिसकी वजह से जैसे ही उनका कॉलेज खत्म होगा वैसे ही उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगा। और सर, इस बात में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जितना ज़्यादा और जितना बेहतर किसी कॉलेज का और उसके बच्चों का प्लेसमेंट होता है, उतने ही ज़्यादा उस कॉलेज के एडमिशन भी बढ़ते चले जाते हैं। चौथी होती है दंड नीति। ना तो सर को दंड दिया जा सकता है, ना ही इंटरव्यूअर को दंड दिया जा सकता है,
और ना ही इंस्टीट्यूशन को दंड दिया जा सकता है। और इसी से 5वीं नीति पर आ जाइए। 5वीं नीति होती है माया। सवाल है कि इंग्लिश में ऐसी कौन सी चीज होती होगी जो मैं तो जानता होऊंगा पर मेरे सर नहीं जानते होंगे। ऐसी कोई सी भी चीज नहीं हो सकती। और इसी से, क्योंकि मैं नॉलेज में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मेरी नॉलेज सबसे ज्यादा है। देखिए साहब, अब सबसे पहले तो बेहतरीन वोकेबलरी के 12 फायदे बताऊंगा, फिर वोकेबलरी सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा, और उसके बाद 12 रूट्स बताऊंगा और उनसे बनने वाले 88 शब्द चित्रों के साथ समझाऊंगा। और ये चित्र जो होंगे ये रामायण, महाभारत या कि फिर किसी फेमस मूवी के होंगे और इस तरह के होंगे जिनको देखकर ही शब्द का मतलब समझ में आ जाए। इसके बाद मैं उनको ये भी बताऊंगा कि केवल 6 महीनों के अंदर ही मैं उनके बच्चों को 6000 प्लस वर्ड सिखा सकता हूं, जिसमें बैरन की पूरी लिस्ट, जिसमें 3500 शब्द होते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये दिखाने के लिए कि मैं फिकाइयां नहीं मार रहा, मैं उनको अपना बनाया हुआ पिक्टोरियल डिक्शनरी का रजिस्टर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस दिन मेरा डेमो हो पूरी की पूरी दुनिया की लाइट ही चली जाए या कि फिर पूरी की पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स खराब हो जाएं, मेरे बैग में सभी चीज़ों की हार्ड कॉपी भी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर आकर आप 2 चीज़ें और समझिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये इतना सारा तामझाम केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि इंटरव्यूअर को ये चीज़ दिख जाए कि ये बंदा जो है पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है और ना केवल इसको लेसन प्लान्स बनाना आता है बल्कि एग्जीक्यूट करना भी आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 12 रूट्स जो मैं लूँगा ये वो रूट्स होंगे जो वर्ल्ड पावर मेड ईजी में नहीं दिए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी इंग्लिश टीचर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं तो मैंने ये देखा है कि वो इटिमोलॉजी के बारे में बात तो करते हैं, पर उसके बाद फिर पहला चैप्टर ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये तो वर्ल्ड पावर मेड ईजी का पहला चैप्टर है और इसके लिए तो किताब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर ही हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे। आपको नौकरी पर रखने की क्या ज़रूरत है, जिसका आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। अब आ जाइए 6ठी नीति पर, जो है उपेक्षा। देखिए साहब, स्टूडेंट आपके कॉलेज में इसलिए आता है और उसके पेरेंट्स उसका कॉलेज में एडमिशन इसलिए करवाते हैं ताकि जैसे ही उसका कॉलेज ख़त्म हो वैसे ही उसकी नौकरी लग जाए। इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि आइडियल कैंडिडेट वो नहीं है जिसकी इंग्लिश की नॉलेज बहुत अच्छी है। आइडियल कैंडिडेट तो वो है जो स्टूडेंट को इस तरह से तैयार कर दे कि कॉलेज ख़त्म हो और नौकरी लग जाए। अगर केवल बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने से ही किसी की नौकरी लग रही होती तो इंग्लैंड में और अमेरिका में कोई बेरोज़गार नहीं होता। मैंने एज एन HR काम किया हुआ है और हज़ारों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कैंडिडेट में क्या देखता था और उसी के हिसाब से मैं आपके बच्चों को ट्रेन कर सकता हूँ। आखिरी नीति होती है वध। और देखिए, चाहे कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो और चाहे कोई सा भी कॉलेज, सबसे ज़्यादा वैल्यू उस आदमी की होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेकर आ सकता हो। देखिए साहब, मेरा YouTube पर चैनल भी है और 1-2 लोग मुझे जानते भी हैं, जिसकी वजह से मैं आपको वहाँ से भी सपोर्ट कर सकता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे सर जो हैं उनका भी एक YouTube चैनल हो जिसमें उनके 50 लाख सब्सक्राइबर्स हों, तो फिर तो उनका ही होगा। नहीं होगा, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसके 50 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे वो इंटरव्यू देने नहीं आएगा। आखिरी चीज़, और देखिए, जब तक मुझे ये सप्त नीतियाँ नहीं मालूम थीं, मैं यही सोचता था कि अगर किसी जगह पर इंटरव्यू चल रहा है और मैं हूँ और मेरे सर भी वहाँ पर पहुँच जाएं, तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। पर जब इन नीतियों पर मैंने एक एक कर विचार किया कि माया में क्या करूँगा, उपेक्षा में क्या करूँगा, वध में क्या करूँगा, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि हाँ, अगर इस तरह से चलता हूँ तो मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसीलिए अगर आप वाकई में इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसके एप्लीकेशन वाले एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए और उन पर बहुत गहराई से विचार कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में जब कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं
तो आप हमेशा यही मानकर जाएं कि आपके साथ इंटरव्यू देने के लिए आपके सर भी आए हुए होंगे। इससे तैयारी बहुत अच्छी तरह से होती है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।